तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री की क्लास। और सबसे पहले हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम एंशियंट हिस्ट्री से करेंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें हम, तो हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री कुछ और नहीं बल्कि आपके पास्ट में आपके पास्ट में जितने भी इंसिडेंट हुए हों, जितनी भी घटनाएं हुई हों, जितने भी पास्ट इंसिडेंट हुए हों, जितनी भी घटनाएं हुए हों, वो सब की सब क्या होंगी? हिस्ट्री का पार्ट होंगी। हिस्ट्री का पार्ट होंगी। लेकिन कब? जब उनका कोई एक प्रूफ भी हो, कोई एविडेंस भी हो, कोई साक्ष्य भी हो, ठीक है, तब वो आपके क्या होंगे? हिस्ट्री का पार्ट होंगे। सिर्फ कह देने से कि ऐसी घटना घटित हुई थी, ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसको हिस्ट्री का पार्ट नहीं माना जाता है। हम उसी हिस्ट्री को कंसीडर करते हैं, उसी हिस्ट्री को पढ़ते हैं जिसका कुछ न कुछ एविडेंस हो, कुछ न कुछ प्रूफ हो। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, अगर हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमको क्या करना रहता है, उसमें कुछ न कुछ हिस्ट्री उसकी रहती है ऐसी जिसका प्रॉपर एविडेंस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसका एविडेंस नहीं है और उसको हम पढ़ लें। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके दादाजी आपको एक कहानी सुना रहे हों कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने एक डायनासोर मारा था। अगर उसको इंसिडेंट मानना है, हिस्ट्री का पार्ट मानना है कि उनके दादाजी ने डायनासोर को मारा था, तो आपके दादाजी को उस घटना का कोई प्रूफ देना पड़ेगा, कोई एविडेंस देना पड़ेगा, तभी उस चीज को माना जाएगा कि हाँ उनके दादा ने ऐसा किया था। अगर वो इसको नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको एविडेंस को नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको हिस्ट्री का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो हिस्ट्री में उन्हीं चीजों को कंसीडर किया जाता है। पास्ट में हुआ कोई भी इंसिडेंट जिसका कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये घटना घटित हुई थी, वो इसलिए उसको हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। ठीक है। और इस हिस्ट्री को हम अगर टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं तो टोटल 3 टाइम पीरियड में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारा हमारा होता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। क्या होता है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा होता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और तीसरा हमारा होता है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री, प्रोटो और हिस्टोरिकल। प्री, प्रोटो और हिस्टोरिकल। अब इनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हमको ये समझना होगा। देखिए, जो एविडेंस और प्रूफ की हमने बात की वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है आर्कियोलॉजिकल। एक हमारा होता है आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक साक्ष्य। और दूसरा होता है हमारा लिटरेचर, साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर एविडेंस। कहीं कहीं पर हमको आर्कियोलॉजिकल मिले हुए हैं, कहीं कहीं पर हमको लिटरेचर मिले हुए हैं, कहीं कहीं पर हमको दोनों मिले हुए हैं, कहीं कहीं पर हमको दोनों मिले हुए हैं। तो कुछ कंडीशंस बनती हैं इनके मिलने पे और नहीं मिलने पर। एक कंडीशन हमारी मिलती है, अगर हम कहें आर्कियोलॉजिकल की अगर हम बात कर लें और लिटरेचर की अगर हम बात कर लें, और यहाँ पर थर्ड हम इनको कंसीडर कर ले, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल की बात करते हैं, ये मिला हुआ है लेकिन ये नहीं मिला हुआ है। सेकंड अगर हम बात करें, ये नहीं मिला है, ये मिला है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, ये भी मिला है, ये भी मिला है। लेकिन एक बात यहां पर ये आ जाए कि ये जो बात कह रहा हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो कह रहे हों, वही बात लिटरेचर के सोर्स भी कहें,
ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कुछ और बता रहे हैं, लिटरेचर सोर्सेस कुछ और बता रहे हैं, तो एक कंडीशन वो भी आ जाती है कि जो बात आर्कियोलॉजिकल बोल रहा है, लिटरेचर उसको पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर पा रहा है कि हाँ ये सही बोल रहा है, या लिटरेचर इस तरीके से कोई बात बता रहा है तो आर्कियोलॉजिकल उसको पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर पा रहा है कि हाँ लिटरेचर सही बोल रहा हो। तो एक ये परिस्थिति बन जाती है। और चौथी परिस्थिति जो बनती है कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर दोनों अवेलेबल हैं, और दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं कि हाँ ये जो कह रहा है और लिटरेचर जो कह रहा है, दोनों एक दूसरे को सत्यापित कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को कह रहे होते हैं। मतलब आप जो दो दोस्त हैं, ठीक है, एक बढ़िया वाले दोस्त हैं एकदम कि हाँ कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। एक भाई ऐसे वाले हैं कि जब काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो एक तीसरे वाले इसी कैटेगरी में है कि एक ये दोस्त है एक ये दोस्त है, दोस्त तो दोनों है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ये कहा भाई हम तो तुमको जानते ही नहीं, और ये बोल दे कि नहीं हम तुमको जानते ही नहीं। लेकिन एक बढ़िया वाले दोस्त जो बचपन से ही मान लीजिए हैं आपके साथ में, ये जो कह रहा है वही ये भी कह हाँ तुम सही कह रहे हो, ये जो बोले ये भी वही कहे कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो ये चार कैटेगरीज बनती हैं, और इन्हीं चार कैटेगरीज पे हिस्ट्री के टाइम पीरियड को डिवाइड किया जाता है। किसको डिवाइड किया जाता है? हिस्ट्री के चार को जो डिवाइड किया जाता है, इन्हीं चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है? देखिए, एक हमारा प्री हिस्टोरिकल में क्या होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन 25 लाख से 10,000 बीसी तक का, बिफोर क्राइस्ट का माना जाता है। इसमें हमारा केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, केवल आर्कियोलॉजिकल हमारे सोर्सेज जो होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं, एविडेंस होते हैं, वही हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसका हमको कोई लिटरेचर आज तक नहीं मिला हुआ है, इसका हमको कोई लिटरेचर नहीं मिला हुआ है। और ऐसा जो है वो हमारा स्टोन एज आता है। इस कैटेगरी में हमारा पाषाण काल यानी स्टोन एज माना जाता है, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में नहीं कंसीडर होता है। ठीक है। दूसरा हमारा है प्रोटो हिस्टोरिकल का। इसमें हमारे दो आ जाते हैं, दो कंडीशंस। कौन कौन से? ये वाले कंडीशन आते हैं इसमें। देखिए, पहले वाले में प्री में क्या हुआ, प्री वाले में हमको क्या मिला हुआ है, आर्कियोलॉजिकल का मिला है, लिटरेचर नहीं मिला है। प्रोटो में क्या हुआ है, प्रोटो में हमको आर्कियोलॉजिकल भी मिले हुए हैं और लिटरेचर भी मिले हुए हैं, लिखित भी मिला हुआ है, आर्कियोलॉजिकल भी मिला है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी ही कंडीशन हो गई है। लिटरेचर वाले में क्या हुआ कि जैसे इन्होंने कुछ वर्ड लिख दिए, मान लीजिए ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, फिर क्या किया इन्होंने, एक पिक्चर बना दिया कुछ भी रैंडम सा, फिर कुछ लिखा, फिर एक पिक्चर बना दिया। और पहली लाइन ये ऐसे अगर लिख रहे हैं तो दूसरी लाइन ये ऐसे लिख लेने लग रहे हैं। तो इस कारण से क्या हुआ, इनके जो लिटरेचर मिले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है उनको, उनको समझ ही नहीं पाया कि इन्होंने आखिर लिखा क्या है, इन्होंने लिखा क्या है वो कोई समझ ही नहीं पाया है। तो अवेलेबल तो भले हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया है। तो एक तो ये कैटेगरी आ गई, और इसमें कि मतलब भले मिल गया लेकिन एक को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये इसको प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या, दूसरा ये हुआ कि आर्कियोलॉजिकल के कुछ मिले हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन लिटरेचर के तो भर भर के मिले हैं, बहुत अच्छे से मिले हैं। तो इन दोनों में क्या हुआ, ये दोनों हमारे जाते हैं प्रोटो में। और जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसको कहते हैं, ये हमारा इसी कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस खूब ढेर सारे मिले हैं, लेकिन लिटरेचर को आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए, उसका उसको रीडिंग हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो ऐसा लिखा है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, फिर कुछ पिक्चर बने हुए हैं, कुछ फिर वर्ड लिखा है फिर पिक्चर बना है, पहला लेफ्ट टू राइट है फिर दूसरा राइट टू लेफ्ट है। तो आज तक कोई उसको पढ़ पाया ही नहीं है, तो मिलने का उसका कोई फायदा उठा नहीं पाए हैं। तो इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपसे बोला जाए किस टाइम पीरियड में आता है, तो प्रोटो हिस्टोरिकल, आद्य ऐतिहासिक में आता है। वैदिक पीरियड जो हमारा आता है, वैदिक काल, इसमें जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसमें जो मिला हुआ है, लिटरेचर भर भर के मिला हुआ है, हमारे वेदों के विषय में, पुराणों के विषय में तो आप बहुत जानते हैं।
लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के विषय में कुछ भी हमको उतना ज्यादा नहीं मिलता है। कुछ पॉट्स वगैरह, कुछ बर्तन वगैरह मिले हैं, बट उतने ज्यादा वो इफिशिएंट नहीं है इसके विषय में जानकारी देने के लिए। तो दोनों मिले तो दोनों हैं, लेकिन एक कन्वीनियंट इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही है। इस कारण इन दोनों को ही प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखा जाता है। हिस्टोरिकल में क्या है? हिस्टोरिकल में हमको सब कुछ मिला हुआ है भाई। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी खूब बठेरे बने हुए हैं। उस समय के जो लोग थे उन्होंने खूब लिटरेचर भी लिख रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ हमको अवेलेबल है। तो टाइम पीरियड का जो डिवीजन होता है वो इसी आधार पर किया गया है। ठीक है, अगर हिस्ट्री के टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड किया जाता है तो इसी आधार पर किया जाता है। अब कहीं कहीं पे आप एक देखेंगे बीसी वर्ड मिलेगा, कहीं कहीं पे एडी मिलेगा, तो कई कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है। तो इसको सिंपल सा आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक स्केल है, ये एक स्केल है, और चूंकि चलाते हम अंग्रेजों का ही कानून है, तो अंग्रेजों का कैलेंडर भी चलाते हैं। जब जीसस का जन्म हुआ उसके बाद का समय हमारा एडी में आ जाता है, और बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी वाला हमारा जीसस के पहले का समय हो जाता है। एक बार जीसस का जन्म हो गया तो हम लोग इधर पहुंच गए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। कई लोग पूछते हैं कि क्या है कैसे है, उसको जानने के लिए। तो हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद में, वो क्या रहेगा? वो यही रहेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमको पढ़ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके विषय में हमको जानकारी चाहिए, पढ़ना है। अब सबसे पहला कोर्स क्या होता है हमको जानने का, कि सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है। हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ते हैं। कंटेंट बहुत सारा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, भर भर के कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में सब में अवेलेबल है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखिए, अब जो इंग्लिश में नहीं हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, इंग्लिश समझते हैं, जो इंग्लिश में नहीं समझते हैं, मिक्स हमारा रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री के विषय में, किसी भी चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हमको इन्हीं फैक्टर्स को पढ़ना है। क्या करना है? इन्हीं फैक्टर्स को पढ़ना है, जिसमें हमारा सबसे पहले हमको क्या जानना है? सोर्स, कि आखिर हमको कहाँ कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिल रही है, इंफॉर्मेशन हमको कहाँ कहाँ से मिल रही है। दूसरा हमारा है खोज। खोज मतलब उस सिविलाइजेशन के बारे में पता किसने लगाया, किसने उसको इन्वेंट किया। ठीक है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जा रहा है, हड़प्पन पीरियड कहा जा रहा है, किस वजह से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, नॉमनक्लेचर, उसका नॉमनक्लेचर। तो ये चीज पढ़ना है हमको कि नॉमनक्लेचर क्या क्या है। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ कहाँ पर रहते थे, किस कितने एरिया में रहते थे, किस क्षेत्र में रहते थे, इसको। इस समय की जो विशेषताएं, तो कुछ स्पेशल जो फीचर्स रहे हों, इस समय के कुछ स्पेशल फीचर्स जो रहे हों, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना। वैसे तो हम देखेंगे यहाँ पर लगभग हमको 1028 1028 1028 टाउनशिप हमको मिले हुए हैं, लेकिन अब इतने को तो आप याद रखने जाएंगे तो यूपीएससी तो भूल जाइए, कुछ नहीं याद रखने वाला है। तो इतना तो आप याद नहीं रख सकते, कोई भी नहीं याद रख सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 तक के नंबर में रहेंगे। इन टाउन्स में क्या मिला है, क्या कुछ फीचर्स मिले हुए हैं, उससे हमको क्या जानकारी मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, इन सब चीजों का को हम टाउनशिप में, कुछ फेमस टाउनशिप जो यहाँ की उसको देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, उनका सोशल लाइफ कैसा था, उनका सोशल लाइफ कैसा था, उनका इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था, उनका पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, इन सभी बातों को हम देखते हैं। उनका रिलीजियस लाइफ कैसा था, ये सारी के सारे फैक्टर्स यहाँ पर हमको पढ़ने रहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको इतने पॉइंट्स को कंसीडर करना है। क्या क्या? सोर्सेस, इन्वेंशन किसने किया, कैसे हुआ, नॉमनक्लेचर कैसे हुआ, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्या है, क्या क्या इनके स्पेशल फीचर्स हैं प्रमुख,
टाउनशिप कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, इन सभी बातों को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये एक मैप दिख रहा होगा, ये तो एक बेसिक सी आप जानकारी जानते ही होंगे कंपास वगैरह के विषय में कि इधर हम आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट हो गया, हमारा साउथ वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से ये चीज तो आप लोग जानते ही हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, फिर भी एक बार देख लीजिए। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में इसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन अगर हम देखते हैं तो तीन रीजन्स में हमको देखने को मिलता है, ये तीन देशों में। कौन कौन से? एक अफगानिस्तान जिसपे पाक तालिबान ने कब्जा करके रख दिया है, ठीक है। दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा इंडिया। इन तीन क्षेत्रों में इसका एक्सपेंशन हमको मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन तीन क्षेत्रों में इनका विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। यहीं पर इनके जो एविडेंस मिले हैं। ज्यादातर जो इनके एविडेंस मिले हुए हैं वो पाकिस्तान में मिले हैं, इनके जो ज्यादा टाउनशिप मिले हुए हैं वो पाकिस्तान में मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में भी पीछे तो रह नहीं सकता है पाकिस्तान से, तो उसके बाद में आजादी के बाद में बहुत सारे स्थानों पर खोज की गई है और काफी स्थान मिले हैं। धीरे धीरे कवर करने की कोशिश की जा रही, लेकिन 19-20 का मामला आज भी है और 20 की तरह से पाकिस्तान आज भी आ गया है। तो ज्यादातर स्थान पाकिस्तान में है, थोड़े बहुत स्थान अफगानिस्तान में जाते हैं, थोड़े बहुत स्थान अफगानिस्तान में गए हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा जब हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में कहते हैं तो इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन जो मिलती है, इनके सब बारे में जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वो कहाँ से मिलती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। लिटरेचर के सोर्स हमको अवेलेबल हैं बट उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोर्स क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। लिटरेचर पढ़ा क्यों नहीं जा सका है? क्योंकि इनकी जो लिखने की स्टाइल है उसमें कुछ वर्ड्स हैं, फिर पिक्चर्स हैं, तो इनकी जो कंबाइंड लिखने की स्टाइल को पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज कहा जाता है। पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक, ठीक है। और ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये एक इसको और इनकी लिपि को नाम दिया जाता है गोमुद्रिका। गोमुद्रिका, लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट। और एक तरीके से आप देखेंगे हिंदी भाषा और जो उर्दू भाषा होती है वो दोनों होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज को हम पढ़ नहीं सके हैं, केवल इनके हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे से इनके बारे में जानकारी पता करते हैं। अब मान लीजिए आर्कियोलॉजिकल किसी स्थान पर किया गया, बढ़िया खुदाई वगैरह का काम किया गया, खोज किया गया, वहां से कुछ मान लीजिए मूर्तियां वगैरह, कुछ स्टेचूज वगैरह मिल गए। अब वो मिल गए तो उनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक अपनाते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक अपनाते हैं और उससे क्या करते हैं, उसका टाइम पीरियड पता करते हैं कि किस समय की ये जो भी वस्तु मिली हुई, जो भी थिंग मिला हुआ है वो किस टाइम पीरियड का है। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसका टाइम ड्यूरेशन, समय काल पता किया जाता है। और इसके आधार पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितने भी जिन जिन स्थानों पर खोज की गई है, वहां वहां पे जो जो चीजें प्राप्त हुई हैं, जो जो चीजें मिली हैं, उनका कार्बन डेटिंग टेक्निक से स्टडी किया गया है। और उसके बाद में जब वो एक ही स्थान पर एक ही टाइम ड्यूरेशन के माने गए तो ये कहा गया कि ये एक ही जगह की सिविलाइजेशन है, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, ये एक सभ्यता है जो एक ही समय पे रही होगी। तो इनका जो सोर्स क्या है मेन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन सोर्स पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। लिखित साक्ष्य हैं बट पढ़े नहीं जा सके, क्यों? क्योंकि पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक है,
कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फिर कुछ पिक्चर हैं, फिर कुछ वर्ड हैं, फिर कुछ पिक्चर है। गोमुद्रिका लिपि इसको बोलते हैं। और इनको लिखने का स्टाइल क्या है, पार्सियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल का एक तरह से मिक्सचर देखने को मिलता है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसके विषय में थोड़ा बहुत एक इंट्रो का पोर्शन जो होता है वो हम कंसीडर करते हैं। अभी हमको अब क्या करना है, सबसे पहले इनकी जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन वगैरह वाली जो चीजें हैं उनको हमको पढ़ना रहेगा। इनकी खोज कैसे हुई है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक फ्रेश बिल्कुल स्टार्ट हम कल करेंगे। इंट्रो वाला पोर्शन जितना था उसको हम कर चुके हैं, इंट्रो वाला पोर्शन हम कर चुके हैं। 1 वीक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 वीक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और 9:30 के अराउंड में हम लोग फिर से मिलेंगे। और विद इन 30 मिनट्स हम लोग यूरोप में, आजकल पहले हम एशिया शुरू करने वाले थे लेकिन आजकल यूरोप में काफी हलचल मची हुई है, तो हम लोग यूरोप की पहली कंट्रीज को कुछ आइडेंटिफाई करेंगे आज। यूरोप की कंट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। क्योंकि आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपने सही बताएं तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ी होती अब तक, तो आप इस समय जो चीजें चल रही है ना उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं। जब हम यूरोप पढ़ेंगे तब भी थोड़ा बहुत उसको टच करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको थोड़ी बहुत पता चले कि उस समय क्या क्या चीजें हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और किस तरीके से हमारी जो पास्ट में जो जो चीजें हुई हैं वही आज निकल के आ रही हैं। इसमें ना यूएसए की गलती है, ना रशिया की गलती है, ये सब इतिहास की गलती है। खैर, वो सब तो हम बात करेंगे ही वहां पे। अभी आज के इस टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो बताइएगा।